गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 तक हिंदी रीडर में कंप्लीट हो चुका है। ओके बेटा, अगर नहीं कंप्लीट है जिसका वो लोग वीडियो देख के अपना कंप्लीट कर लें। और आज मैं चैप्टर 9 रीड कर रही हूँ और उसको समझा रही हूँ। बेटा तुम लोग वीडियो देख के उसका जो है एक्सप्लेनेशन रिवाइज करना और चैप्टर रीड करना। ओके, तो इस पाठ का क्या उद्देश्य है कि बच्चों को व्यंग्यात्मक भाषा की जानकारी देना, मतलब कि इसमें व्यंग्य भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उसको बताया गया है कि मतलब व्यंग्यात्मक भाषा कैसे होती है। अब बातचीत के समय दूसरों की मनोस्थिति को समझने की शिक्षा देना, कि बातचीत करते समय हमें दूसरे के मन की बात को जानना है कि कैसे उसका मन क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहा है। ओके, और पाठ का सार है, यह व्यंग्यात्मक लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कहानी। यह व्यंग्यात्मक कहानी जो है इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। इसमें मई के महीने जो भयंकर गर्मी का महीना होता है, इसमें ज़्यादा खाना खाने से कैसा लगता है और उसमें कोई आकर ज़बरदस्ती बैठकर तरह तरह की बातें करे, उसी पर एक रोचक एवं व्यंग्य कहानी है। मई की भयंकर गर्मी कि दोपहर में भोजन करके लेटा हुआ था, मतलब मई महीने की दोपहर की गर्मी थे, भोजन करके लेखक लेटा हुआ था। बाहर आग बरस रही थी, भीतर पंखा भी गर्म हवा कमरे में बांट रहा था। मैं बेचैनी में लेटा थोड़ी देर नींद लेने की कोशिश कर रहा था। गर्मी में दोपहर का भोजन यदि चटोरेपन के कारण अधिक खा लिया जाए तो खाने वाला बेचैनी में 2 घंटे इस करवट उस करवट होता रहता है। मेरी यही हालत थी। ठीक, अचानक दरवाजे पर दस्तक पड़ी। अचानक दरवाजे पर दस्तक मतलब किसी ने बुलाया। जैसे मेरी स्थिति थी उसमें मुझे लगा किसी शत्रु ने अचानक हमला कर दिया हो। ठीक, पता नहीं कौन है, किस काम से आया है, कितनी देर बैठेगा। यूँ मुझे भगाने की तरकीबें कई मालूम हैं, पर कुछ ऐसे विकट वीर होते हैं, विकट मतलब महान कठिन वीर होते हैं कि उन्हें उठकर जाने के लिए जो भी अस्त्र चलाए जाएं उनमें वे मज़े से झेल जाते हैं। मैं अगर पिस्तौल भी निकाल लूँ तो डर कर भागने की बजाय पिस्तौल के बारे में बात करने लगेंगे। मैंने दरवाज़ा खोला और एक कई बार के परिचित सज्जन ने घर में प्रवेश किया। मैं उन्हें देखकर अधमरा हो गया। यह सोच कर आए हैं तो कुछ देर बैठेंगे ही। शिष्टता बस मैंने उनसे बैठने को कहा। वह कुर्सी पर इत्मीनान मतलब आराम से बैठ गए। उन्होंने कम खाया होगा, मुझे भी कुर्सी पर बैठना पड़ा। वह बैठे रहे और मैं बिस्तर में लुढ़कता रहूं, यह अशिष्टता होती। वह सामान्य आदमी हैं, निम्न मध्यम वर्गीय। मैंने उनसे पूछा, इतनी दोपहर में आपने कैसे कष्ट किया? उन्होंने जवाब दिया, यूँ ही इधर से निकला तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। वह उधर से निकले थे, यानी अपने सुबेते से आए थे। मेरे या और के लोगों के पास भी ऐसे लोग आते हैं जो अपना काम पूरा करके दूसरे के पास उसका काम ना कर देने के लिए पहुंच जाते हैं। वह सहज जवाब देते हैं, कुछ काम नहीं था, सोचा कि आपके पास ही थोड़ी देर बैठे, फुर्सत का समय है। उनका तो फुर्सत का समय है जो मेरे पास बिताने आए हैं, पर मेरा काम का समय। मैं कागज़ कलम रखकर उन्हीं की फुर्सत में हो जाता हूँ। उन सज्जन ने बात शुरू की, अमेरिका हिंद सागर में अपना सैनिक अड्डा बना रहा, इससे पूरे एशिया को खतरा है। सुना है कि अणुशक्ति से युक्त मिसाइल भी आने वाले हैं। मुझे उस वक्त एशिया की बिल्कुल चिंता नहीं थी, मुझे चिंता अपनी बेचैनी की थी। मैंने कह दिया, आप ठीक कहते हैं। उन्होंने बात चालू रखी, यदि इधर अमेरिका सैनिक अड्डा बनाएगा तो रूस क्या चुप बैठा रहेगा? यहाँ 2 महाशक्तियों में संघर्ष की नौबत आ जाएगी। रूस से हमारी 20 साल की सुरक्षा संधि है, वह भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देगा। आपका क्या मतलब है? मैंने कहा, ठीक है, अमेरिका का यह कदम गलत है। वह मेरे विचार जानते थे, मेरी सहानुभूति जानते थे, इसलिए इस तरह के विषय की बात उन्होंने उठाई थी। मैं जम्हाई ले रहा था और चेहरे से भरसक परेशानी प्रकट कर रहा था, पर वह तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें करने के मूड में थे। आगे बोले, अब देखिए, अब अरब लोगों में भी तेल देने के मामले में मतभेद पैदा
हो रहा है। और उधर यूरोप के जो नाटो संधि में थे, अमेरिका को अलग छोड़कर अरबों से तेल का सौदा अलग अलग करने लगे। तेल संकट ने सारे आपसी संबंध गड़बड़ कर दिए हैं। मैंने कहा हाँ, मैं उनकी बातचीत में भाग नहीं ले रहा था, पर उनके उत्साह में कमी नहीं थी। वह अरब देशों से उठे तो एकदम चीन पहुंच गए। कहने लगे चीन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है और साम्यवादी है। फिर भी उसने अमेरिकी सैनिक अड्डे के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। रूस का यह कहना है कि चीन अमेरिका का समर्थन करा। बताइए चीन की कैसी गंदी नीति है। मैंने जम्हाई ली, पेट पर हाथ फेरा और कहा अब और सब तो ठीक है ना। इस वाक्य का अर्थ होता है कि आप कृपया उठकर चले जाएं, पर इस इशारे को वे नहीं समझे और बोले सब ठीक ठाक है। अब जब मैं बहुत परेशान हुआ, मैंने तंबाकू खाई, मुंह में पीक भरी, जिससे सिर्फ हाँ हूँ कह सकूँ, जिससे उन्हें लगे कि ये बात नहीं कर रहे हैं। पर वह चीन से उठे तो वाशिंगटन पहुँच गए। कहने लगे देखिए ये है निक्सन कैसा राष्ट्रपति है, वाटरगेट में फंसा हुआ है, टेप चुरा कर रखे हुए हैं, अदालत की मानहानि करता है, आयकर की चोरी करता है और कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूँ। कैसा बेशर्म राष्ट्रपति है। पीक भरे हुए मुँह से मैंने आवाज़ निकाली हूँ। इसके बाद वो भारत लौटा और गुजरात तथा बिहार के छात्र संघ के बारे में लगातार बोलते रहे। फिर महंगाई पर आ गए। मैंने अब पीक थूक दी। मैं तंग आ चुका था। दुनिया की राजनीति से लेकर स्थानीय कॉलेज की घटनाओं तक की बात वह कर चुके थे। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं इस दुनिया का सबसे दयनीय प्राणी था। मेरी हालत उस बकरे की तरह थी जिसे रस्से से बांध दिया गया और उसकी गर्दन के ऊपर तलवार तनी हुई है। मैं अब बैठा और अंगड़ाई लेकर बोला और तो सब ठीक है, कोई ख़ास काम तो नहीं है। उन्होंने कहा कोई ख़ास काम नहीं है, ज़रा 10 रुपये दे दीजिए, परसों लौटा दूँगा। मैं भग कर रह गया। वह मुझसे आते ही कह देते तो मैं उन्हें 10 रुपये देता था, पर उन्होंने मेरे राजनीतिक विश्वासों की इतनी लंबी भूमिका बनाई, वाशिंगटन से लेकर मास्को तक के चक्कर लगवाए। मैंने उन्हें फ़ौरन रुपये दिए और वह कहते हुए चले गए कि परसों ज़रूर लौटा दूँ। मैं फ़ौरन बिस्तर पर लौटा गया। मुझे दुख भी था कि यह आदमी इसके लिए इतना परेशान हुआ। ओके बेटा, इस चैप्टर को वीडियो देख के तुम लोग रीड करना और इसकी वर्ड मीनिंग जो है तुम लोग फेयर कॉपी में राइट करना। जो भी टफ वर्ड, कठिन वर्ड तुम्हें लगेंगे उसको भी राइट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।